हेलो गाइस। आज लेक्चर नंबर 19 हम ले रहे हैं और लेक्चर नंबर 19 में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्लांक नियतांक प्लैंक कांस्टेंट। हम एक्चुअली में प्रकाश आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की हेल्प से या उसके कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम प्लैंक कांस्टेंट ड्राइव करवा सकते हैं। तो क्या है टॉपिक वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक्चुअली प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू h होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये हमें ड्राइव करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ये फार्मूला ड्राइव करना है और उसकी वैल्यू उससे से आ सकती है हमारी। एक धातु लिया है और धातु में बहुत सारे परमाणु और इलेक्ट्रॉन है, राइट, बंधित इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारे पास एक प्रकाश स्रोत है जिसकी हमने क्या कर रखी है, आवृत्ति ले रखी है एक्स हर्ट्ज। माना हमने ये माना है कि यहाँ से जो फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं उसकी आवृत्ति कितनी है, न्यू। एक्स की वैल्यू कुछ इस प्रकार है कि जिससे कि इस फोटोन की ऊर्जा E = h न्यू के अनुसार, न्यू की वैल्यू एक्स जो है 8 जूल है। मीन इस प्रकाश स्रोत से जो जिसकी आवृत्ति x हर्ट्ज है उससे प्रति फोटोन की ऊर्जा जितनी कितनी है, 8 जूल है। यहाँ पर एक धातु ले रखा है, राइट। इस धातु को मैंने ये मान रखा है कि इसका कार्यफलन 1 जूल है। ठीक है, मान लिया है। अभी हम मान रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम करेंगे और हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन में 1 जूल की आवश्यकता है। नो डाउट हर प्रत्येक बंधित इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए, और मुक्त इलेक्ट्रॉन में भी अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए कार्यफलन अलग अलग होता है, बट एक धातु के लिए औसत मान लिया जाता है। तो हम ये मान रहे हैं कि इस धातु का कार्यफलन कितना है, 1 जूल है। ठीक है, अब जैसे ये फोटोन आएगा और फोटोन जिस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इससे ये टकरा गया, ठीक है, ये वाला इससे टकरा गया, तो अब इसको देगा 8 जूल। 8 जूल देने से पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग जो हमने बताया था कि फॉर्मूला जो होता है ½ mv² = काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी = h - h नोट होता है। ये आपतित ऊर्जा है फोटोन की और ये कार्यफलन होता है और ये फॉर्मूला अधिकतम गति ऊर्जा का होता है, राइट। तो वही हमने बोला है कि देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला यूज किया है उस मेटल के लिए कि आने वाली ऊर्जा कितनी है, 8 जूल, और कार्यफलन कितना है, 1 जूल। तो 8 जूल तो है, ये हमारे h न्यू की वैल्यू है, और ये जो 1 जूल है वो हमारी h नोट की वैल्यू है। तो अधिकतम जो गति ऊर्जा होगी वो हो जाएगी 7 जूल, राइट। तो इस धातु में इस कंडीशन में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, 7 जूल। अधिकतम गति ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन की है वो 7 जूल है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए, ये कंडीशन में मान लिया है। अब मैं इसी धातु पर एक अलग कंडीशन लेके बता रहा हूँ। हमने क्या मान लिया है कि वही धातु था, कार्यफलन कितना है, 1 जूल है, राइट। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्रकाश स्रोत हमने माना है जिसकी आवृत्ति इस बार कितनी है, न्यू है, बट इस बार हम आवृत्ति y हर्ट्ज ले रहे हैं। पहले x ले रहे थे, अब फोटोन की आवृत्ति हम कितनी ले रहे हैं, y ले रहे हैं, राइट। तो इस बार जो ऊर्जा होगी वो हम मान रहे हैं कि फोटोन की ऊर्जा जो है वो कितनी है, 10 जूल। तो नो डाउट पहले जो 8 जूल थी, अब अगर आप फोटोन की ऊर्जा 10 जूल मान रहे हो तो जो ये y की वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे, x से। तो हम ये मान रहे हैं, आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि ये जो है ये 2 है और ये जो है ये हमारा 1 है, राइट ना। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं कि ν2 जो है वो हायर होगा किससे, ν1 से, कन्फर्म। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने ये मान लिया कि सेकंड केस में धातु वही है, हमने इस बार क्या किया है, प्रकाश स्रोत बदल दिया है और इस बार आवृत्ति कितनी ले रहे हैं हम, y हर्ट्ज। या ऐसे मान लीजिए कि इसी प्रकाश स्रोत की हमने आवृत्ति बदल दी है, ठीक है। तो आवृत्ति बदल दी है, बढ़ा दी है, तो ऊर्जा भी फोटोन की बढ़ जाएगी। और इस बार जब ये फोटोन, ये जो फोटोन है, ये फोटोन किससे टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, तो कितना जूल देंगे, 10 जूल देंगे, और कार्यफलन वही 1 जूल है। तो इस बार जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो आंसर है चाहिए 1 जूल और आप दे रहे हो 10 जूल, और किसी और कंडीशन में अगर ऊर्जा खर्च नहीं होती, सिर्फ उत्सर्जन में होती है, तो आंसर इस बार हो जाएगा कितना, तो इस बार हो जाएगा आपका 10 जूल - 1 जूल = 9 जूल। तो इस वाली कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है उसकी एनर्जी कितनी है, 9 जूल है। कंफर्म, इतना समझ में आया, यही फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो अब एक कंडीशन है कि पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग मैंने पिछले लेक्चर में भी बता रखा है कि देखिए इस बार धातु दोनों वही है, ठीक है। पहले हमने प्रकाश स्रोत लिया जिसकी आवृत्ति x थी, अब y है, इसमें आवृत्ति ज़्यादा है कंपेयर टू इसके, तो ऊर्जा भी ज़्यादा है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। तो आवृत्ति अधिक होने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा है। इसमें कितनी जूल है, 9 जूल है, राइट ना। तो अगर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गति ऊर्जा ज़्यादा होगी तो उसका निरोधी विभव भी ज़्यादा होता है। ये पिछले लेक्चर में हमने कंसल्ट किया हुआ है। तो अब देखिए आगे हमने लिखा कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कंडीशन में जो ए था, ए में इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, जैसे कि ये वाली कंडीशन हमें बोली कि इस वाले कंडीशन ए, ये हमारा पहले कंडीशन ए है और ये कंडीशन हमारा बी है, ठीक है ना।
थोड़ा और मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा छोटा दिखेगा बट ये हमारा ए कंडीशन है और ये हमारी बी कंडीशन है। तो ए कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूँ, राइट। तो ए कंडीशन में जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो निरोधी विभव चाहिए वो कितना है, V01, और यहाँ पर कितना है, V02 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो V0 होगा उसके अनुसार हम ये समीकरण लिख सकते हैं, काइनेटिक मैक्सिमम जो एनर्जी होगी वो EV0 होगी। इस निरोधी विभव से ऊर्जा जो बनेगी वो काइनेटिक एनर्जी के गति ऊर्जा के अधिकतम के बराबर होगा। ऐसे ही सेकंड कंडीशन बी के लिए कि हम क्या लिख सकते हैं कि उसमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का जो गति ऊर्जा उसी के अकॉर्डिंग उसका निरोधी विभव ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो अगर आप सोचिए कि V02 जो है वो क्या है, निरोधी विभव है, किसको रोकने के लिए, तो आंसर है 9 जूल वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। और ये V01 है वो क्या है, निरोधी विभव किसको रोकने के लिए, 7 जूल को रोकने के लिए। तो वैसे भी आप समझ सकते हो कि V02 की जो वैल्यू होगी वो V01 से ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे हमने क्या लिखा हुआ है, आगे देखिए यहाँ पर आगे हमने क्या लिखा हुआ है कि यदि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है किससे, पहली कंडीशन ए से ज़्यादा है सेकंड में, तो उसका निरोधी विभव भी ज़्यादा होगा। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा ज़्यादा है तो उसका रोकने के लिए उसको हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। पिछले लेक्चर में हम डिस्कशन कर चुके हैं, वो यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वापस 10-20 मिनट निकल जाएंगे। तो ये V02 ज़्यादा है V01 से। तो V02 क्या है, निरोधी विभव, V01 है निरोधी विभव है, बट ये 9 जूल के अकॉर्डिंग और ये 7 जूल के अकॉर्डिंग। तो एक कॉन्सेप्ट जनरेट आता है कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज़्यादा होगी तो उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी ज़्यादा होगी और उसको रोकने के लिए निरोधी विभव भी ज़्यादा चाहिए होगा, राइट। अब हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वो ग्राफ क्या है, ग्राफ देख लीजिए। हमने ग्राफ प्लॉट किया है एक्स एक्सेस वर्सेस वाई एक्सेस। पिछली वाली लेक्चर में मैंने ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करके दे दिया था, V0 = h/e न्यू माइनस h/e न्यू नॉट। ये आपका मैंने आपको याद है, आपको मैंने बताया था अंतःखंड है, ये m है और ये x है और ये y है, मैंने आपको बता दिया था। तो ये V0 निरोधी विभव है, तो ये y एक्सेस हमने क्या ले लिया, निरोधी विभव ले लिया। और ये क्या है, आवृत्ति। मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि हम आवृत्ति चेंज कर सकते हैं। कैसे आवृत्ति चेंज कर सकते हैं, इसमें हमने आवृत्ति कितनी ली है, x, इसमें हमने आवृत्ति कितनी ही ली है, y। अगर तो आवृत्ति x से ऊर्जा 8 जूल, आवृत्ति y से ऊर्जा 10 जूल। तो यहाँ पे निरोधी विभव V01, यहाँ पे निरोधी विभव V02, और ये दोनों अगर एनर्जी अलग अलग है, निरोधी विभव भी अलग अलग होगा। आवृत्ति अलग, ऊर्जा अलग, निरोधी विभव भी अलग अलग है। तो हम आवृत्ति चेंज कर सकते हैं। तो आवृत्ति को हमने क्या माना है, x, आवृत्ति को हमने क्या माना है, x, और y पे हमने निरोधी विभव। ये ग्राफ आप आवृत्ति और काइनेटिक एनर्जी को लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी है और निरोधी विभव, तो एक ग्राफ किसी में सॉल्व सकता है। तो ये निरोधी विभव है और ये आवृत्ति, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अच्छा, अब एक चीज़ सोचिए, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, जो मैंने दो कंडीशन ली है 10 जूल वाली और 8 जूल वाली, न्यू1 आवृत्ति और न्यू2 आवृत्ति वाली। तो अब अगर सोचिए ये ग्राफ है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक पॉइंट है, ये आपको पता है न्यू1 न्यू नॉट हमने पहले बात की हुई है। ये वैल्यू किसकी है, यहाँ पर एक वैल्यू मान रहा हूँ मैं, ये है हमारा न्यू1, ठीक है, न्यू1, और ये वैल्यू हमारी किसकी है, न्यू2। न्यू1 से जो ऊर्जा बनेगी उसको रोकने के लिए निरोधी विभव कितना चाहिए था, V01। तो न्यू1 पर निरोधी विभव V01 और न्यू2 पर निरोधी विभव जो ऊर्जा बनी थी उसको रोकने के लिए कितना विभव लगाना पड़ेगा, V02। तो V1 पर क्या था, V01, और V2 पर V02। तो ये x है और ये y है। तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप है ये डेल्टा न्यू होगा, ठीक है, वो मैंने लिख दिया है। यहाँ पे एक लाइन मैंने ली है ये, और यहाँ पे मैंने एंगल बनाने की कोशिश की है, थीटा बनाया है। तो आप देखिए ये जो लाइन होगी ये क्या है, ये तो वैल्यू है किसकी, न्यू1 की, ठीक है, और ये वैल्यू किसकी है, न्यू2 की, ठीक है, यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो अंतर है वो कितना है, न्यू1 और ये कौन सा है, न्यू2। तो अंतर होगा न्यू2 माइनस न्यू1, जिसको हम बोल रहे हैं डेल्टा न्यू। तो डेल्टा न्यू हो जाएगा न्यू2 माइनस न्यू1, राइट। अच्छा, ये जो हाइट है एंगल के लिए लंब हो जाएगा और ये आधार। तो आधार तो क्या है, x वाला है, x का अंतर न्यू2 माइनस न्यू1, और ये क्या है लंब, और लंब का अंतर क्या होगा, y का अंतर। तो अंतिम कौन सा है, V02, प्रारंभिक कौन सा है, V01। तो अंतर कितना होगा, डेल्टा V0। तो डेल्टा ये जो है लंबाई, ठीक है ना, वो तो है डेल्टा V0, और ये जो है x है वो है डेल्टा न्यू, राइट ना। और ये थीटा, थीटा क्या होता है,
यहाँ से अगर मैं tan थीटा निकालूँ तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, डेल्टा वी नॉट, आधार कितना है, डेल्टा न्यू। तो वही लंब बटे आधार, डेल्टा वाई की वैल्यू होगी डेल्टा वी नॉट, और डेल्टा एक्स की मतलब ये आधार है डेल्टा न्यू। तो डेल्टा वी नॉट क्या है, निरोधी विभव का अंतर, और वो कितना है, वी नॉट टू माइनस वी नॉट वन, और डेल्टा न्यू क्या होगा, न्यू टू माइनस न्यू वन। क्लियर है ये? तो ये है वी नॉट टू माइनस वी नॉट वन, और ये न्यू टू माइनस न्यू वन। यहाँ तक क्लियर? इसको ही हमने क्या माना था, डेल्टा वी नॉट, और इसको माना था डेल्टा न्यू। अगर मैं ई को इधर ट्रांसफर कर दूँ तो एच इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी नॉट अपॉन में डेल्टा न्यू इंटू ई। ये क्या है, निरोधी विभव का अंतर। ये क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का अंतर, और ये है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, और ये है प्लांक नियतांक। तो ये फॉर्मूला है प्लांक नियतांक का, यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में कभी भी दे देगा कि निरोधी विभव का अंतर ये है, जैसे मान लो आपको निरोधी विभव का बोलता है कि 5 वॉट है, और आवृत्ति जो है वो आवृत्ति का अंतर है वो 3 हर्ट्ज है, तो बताइए कि प्लांक नियतांक क्या हो। तो आप इसको वैल्यू रखिए और ई की वैल्यू रखिए, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन हो सकती है जो कि सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, ये फॉर्मूला है किसका, प्लांक नियतांक का। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके कुछ ग्राफों में काम आएगी कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज़्यादा होगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी ज़्यादा होगी और निरोधी विभव भी ज़्यादा होगा। सेकंड वाले केस में आवृत्ति ज़्यादा थी, इसलिए उसकी कुल ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, राइट। और उसे रोकने के लिए हमें निरोधी विभव भी ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्लांक नियतांक। अब जो हमने आइंस्टीन के इफेक्ट पढ़े थे, तो हमने जो पढ़ा था किसका, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में। तो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बट लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में जो ग्राफ बने थे उसको लेनार्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया, उसने आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। और कौन सी फॉर्मूले की हेल्प से, तो वो ये फॉर्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इस फॉर्मूले सॉल्व किया, कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यही हेडिंग है, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो सबसे पहले एक बात सोचिए कि यदि आपतित प्रकाश के फोटोन की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम हो, क्या कॉन्सेप्ट हमने किया कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जैसे एग्जांपल के लिए एक धातु है, ये धातु मान लिया, और इसकी दहली आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, ठीक है, और एक प्रकाश स्रोत है और वो आपतित हो रहा है, यहाँ से फोटोन आपतित कर रहा है, और इसकी जो आवृत्ति है 1 हर्ट्ज है। तो आपतित फोटोन की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम, 2 हर्ट्ज क्या है, दहली आवृत्ति, किसके लिए, एक धातु के लिए। फोटोन आपतित हो रहा है, फोटोन की आवृत्ति कितनी है, 1 हर्ट्ज, तो ये इससे कम है। तो वही हमने लिखा है कि यदि आपतित प्रकाश के फोटोन की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम हुई तो के मैक्सिमम ऋणात्मक होगा, जो कि संभव नहीं होगा, क्योंकि गति ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये एक क्या है, अधिशासी है, और अधिशासी ऋणात्मक नहीं होता है, अतः इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं होगा, तो फॉर्मूला देखो, आपने क्या माना, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को हम न्यू मानते हैं, और ये है दहली आवृत्ति, ये इससे कम हो गया, तो के मैक्सिमम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर यही कम है, न्यू कम है, तो एच न्यू की वैल्यू कम किससे हो जाएगी, एच न्यू नॉट से। अगर ये ज़्यादा हो गई और ये कम हो गया, क्योंकि एच तो दोनों में कॉमन है, आप देख सकते हो यहाँ से कॉमन लेके, न्यू माइनस न्यू नॉट, तो ये ज़्यादा है किसी तुलना में इसके, तो ये ऋणात्मक आएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, जो संभव नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि यदि अगर कोई प्रकाश आपतित हो रही है और उसकी फोटोन की आवृत्ति जो न्यूनतम आवृत्ति चाहिए, दहली आवृत्ति चाहिए, उससे कम है, तो फोटोन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कभी नहीं होता। ये पॉइंट नंबर 1 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट हमारे ये लिखा, यदि आपतित प्रकाश की फोटोन की आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर हो जाए, मीन्स जो न्यू है, जो हमने धातु लिया था, और ये जो फोटोन ले रहे हैं, इसकी आवृत्ति न्यू है और इसकी जो दहली आवृत्ति वो न्यू नॉट है, ये दोनों बराबर हो जाए। तो क्या मान रहे हैं, बराबर हो जाए। तो बराबर होगा तो फॉर्मूला क्या है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, काइनेटिक मैक्सिमम फॉर्मूला है। तो न्यू की वैल्यू किसकी इक्वल है, न्यू नॉट रख दो आप, तो कितना आ जाएगा, 0। तो यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो होगा, यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा, बट निकलने के बाद इसके पास कोई गति ऊर्जा नहीं होने वाली है। तो यही है, बट याद रखिए कुछ अजप्शन के साथ है, एक्चुअली फैक्ट कुछ और है, कभी मैं एक पर्टिकुलर लेक्चर में आपको समझाऊंगा ये कैसे होता है। ठीक है, तो अतः धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश के फोटोन की आवृत्ति कम से कम दहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने समझाया आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यदि न्यू, देखो इस वाले केस में क्या हुआ,
उत्सर्जित तो हो गई बट गति ऊर्जा नहीं थी। तो उत्सर्जित होने के लिए कम से कम आवृत्ति दैलीय आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। केस थर्ड, यदि न्यू हम क्या मान लें, न्यू नॉट से ज़्यादा मान लें, मीन्स आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, तो आपतित प्रकाश की फोटोन की आवृत्ति एक्चुअली बोल सकते हैं। तो आपतित प्रकाश के फोटोन की आवृत्ति, ठीक है, वो दैलीय आवृत्ति से ज़्यादा है, तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित भी होगा और उसके पास गति ऊर्जा भी होगी। तो के मैक्सिमम यहाँ पर जीरो नहीं होगा। बहुत रेयर केस है कि ये जीरो होगा, एक पर्टिकुलर केस ऐसा है कि जीरो हो सकता है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। वो क्या पर्टिकुलर केस है मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं एक कंडीशन बनाकर समझाऊंगा कैसे। तो फिलहाल हम ये मान रहे हैं कि अगर ये ज़्यादा हो गया तो एच न्यू की वैल्यू एच न्यू नॉट से ज़्यादा होगी और उस केस में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो वही हमने कंडीशन बताई है कि अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसमें गति ऊर्जा है, तो इसका मतलब है आपतित आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने का अर्थ क्या होता है। यदि आप, पहले मैं वैसे समझा तो चुका हूँ मैं कि अगर वो तीव्रता बढ़ती है तो इसका क्या मतलब होता है, आपतित फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी, और फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और उस सब की ऊर्जा कार्यफल से ज़्यादा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, तो धारा ज़्यादा हो जाएगी। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता का सिर्फ एक ही अर्थ है कि तीव्रता बढ़ेगी तो फोटोन की संख्या भी बढ़ जाती है। एंड लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है वो देख लीजिए कि ये क्वेश्चन कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में समय पक्षता नहीं होती है। इसका क्या मतलब है, देखो, जब फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो ये टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर होती है, ये कॉन्सेप्ट को मानना होता है, ठीक है। तथा टक्कर के समय ऊर्जा तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। क्या मतलब है, देखिए, अगर ये, जैसे कि ये मैंने एक धातु लिया और मैंने क्या किया, ये प्रकाश स्रोत है और ये फोटोन आ रहा है और यहाँ से टकरा रहा है, तो जैसे ही ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा सारी की सारी ऊर्जा तुरंत ट्रांसफर कर देगा। ऐसा नहीं है कि टक्कर हुई और ये ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर होने 1 2 3 4 10 सेकंड ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्या है, तुरंत जैसे इंस्टेंट होता है प्रोसेस, मीन तुरंत हो जाता है, टकराया और टकराते साथ ही पूरी एनर्जी दे दी। सतत प्रवाह नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी का 10 जूल है तो ट्रांसफर होगा 1 जूल 2 जूल 3 जूल, ऐसे 10 सेकंड ले लेगा, 2 सेकंड ले, ऐसा नहीं है। तुरंत जैसे ही कॉलिजन हुआ उसी टाइम पूरी एनर्जी दे देता है, और जैसे ही एनर्जी दिया ये इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि टक्कर होगा, ऊर्जा गेन करेगा, टाइम लगाएगा, फिर उसे बाहर निकलने में और टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं होता। तुरंत टक्कर हुई, एक इंस्टेंट पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर दी और तुरंत निकल जाता है। तो टक्कर के बाद ये 10⁻⁹ सेकंड के अंदर ही निकल जाता है, तो ये बहुत अल्प समय है। इसलिए हम ये मानते हैं कि जैसे ही फोटोन की इलेक्ट्रॉन से टक्कर हुई, इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित हो जाएगा, इसमें कोई समय नहीं लगेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि टक्कर और टक्कर के बाद उत्सर्जन में समय पक्षता नहीं होती। समय पक्षता का मतलब समय लगना, ठीक है। ये टॉपिक था हमारा। फिलहाल इस लेक्चर में हम यही बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस जो है मैटर वेव का वो समझाऊंगा, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग में रदरफोर्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो बेटर वे में समझाया गया था, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू।